हेलो एवरीवन। सो इंडियन पॉलिटी का आज का हमारा टॉपिक है प्रियम्बल। सो बेसिकली प्रियम्बल होता क्या है? सो प्रियम्बल क्या है कि इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी एक बहुत मोटी बुक है, ठीक है, तो प्रियम्बल क्या है कि उसकी एक हमें समरी प्रोवाइड करता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है, इसमें मेंशन है, इसमें उसका डेट मेंशन है कि कब उसको अडॉप्ट किया गया। तो बेसिकली ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का ये एसेंस हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जैसे N.A. पालखी वाला थे, ठीक है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे, तो उन्होंने इसको आइडेंटिटी कार्ड भी बोला है। तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को किसने बोला है? बोला है N.A. पालखी वाला ने, ठीक है। अब जैसे हम थोड़ा सा प्रियम्बल का देखें कि इसको अडॉप्ट कहाँ से किया है, तो इसको अडॉप्ट किया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि जैसे जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रियम्बल को सबसे पहले ऐड किया गया था और वहाँ से फिर और कंट्रीज जैसे कि इंडिया ने वहाँ से फिर इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। अब क्या था कि एक हम हिस्ट्री देखते हैं इंडिया के प्रियम्बल के बारे में, ठीक है। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट लेकर आए। उस ड्राफ्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स का मेंशन था, तो उस ड्राफ्ट को बोला गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। और जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये बेस बना प्रियम्बल का, ठीक है। तो जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। तो जो प्रियम्बल है वो इस तरह का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इससे हमें चार चीजें पता चलती हैं। एक, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कौन है, वो है पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो कौन है यहाँ पे सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन का? इंडियन पीपल, ठीक है। इसके अलावा ये इंडियन स्टेट का नेचर भी बताता है कि जो इंडियन स्टेट है वो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, ठीक है। इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ओके। तो जैसे कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको फंडामेंटल राइट्स और DPSP इनके थ्रू इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है इन ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे डेट ऑफ अडॉप्शन मेंशन है 26 नवंबर 1949। सो यहाँ पे मेंशन है ना 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियरबाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू ओवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसको लागू जो किया गया था, एनफोर्स जो किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब अगर हम प्रियम्बल के स्टेटस की बात करते हैं, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? ठीक है, क्या ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ही है? ठीक है, क्या ये उसका पार्ट है या नहीं? तो इससे रिलेटेड दो केसेस थे, एक बारबरी केस, एक केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो जो ये बारबरी केस जो था इसका आपको बस याद रखना है कि ये इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड था, ठीक है। अब इस केस में, बारबरी केस में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रियम्बल है वो है एक तरह से, प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। मतलब कि
ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे उनका वो कैसी सोच रख रहे थे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन के रहेंगे, जैसे जस्टिस रहेगा, लिबर्टी रहेगा, इक्वलिटी रहेगा, ठीक है। तो जैसे स्टेट का नेचर सेक्युलर रहेगा। तो उसके पीछे की उनकी सोच क्या थी और वो कैसा एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, वो सब कुछ कौन बताता है? प्रीएम्बल, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि बार्बरी केस में बताया गया कि प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, पर इस केस में ये भी बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रीएम्बल, और इस वजह से therefore it is not enforceable in a court of law। यानी कि अगर मान लो कि सेक्युलर वर्ड मेंशन है, जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले डिबेट भी चल रही थी इस मैटर के ऊपर, इस मुद्दे पे, कि जैसे जो प्रीएम्बल है उसमें सेक्युलर वर्ड मेंशन है, पर कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ना सेक्युलर स्टेट मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस चीज पे डिबेट चल रही थी कि इंडिया का मतलब ट्रू नेचर है कि नहीं सेक्युलर। तो इसमें क्या हुआ कि अब इसमें देखा जा रहा था कि भाई प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अब बार्बरी केस है, इसमें बोला गया कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसे किसी भी कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसके बाद केशवानंद भारती केस आता है। तो केशवानंद भारती केस में ये बोला गया कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इसको माना गया, ठीक है। इसको कंसीडर किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पर साथ ही इसमें ये भी बोला गया कि ये कोई सुप्रीम पावर या कोई भी सोर्स नहीं है किसी भी चीज के रेस्ट्रिक्शन के लिए, किसी भी चीज के प्रोहिबिशन के लिए, ठीक है। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने में, इनके इंटरप्रिटेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे क्या कंक्लूड किया गया कि जो प्रीएम्बल है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट का पार्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसका पार्ट है प्रीएम्बल। यानी कि ये क्या कर रहा है? इंट्रोडक्शन दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब 1995 में यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस होता है। तो उसमें बोला गया कि भाई जो प्रीएम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बिना हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देख सकते हैं। पर फिर भी ये डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। कोई भी कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं कर सकता है। जैसे अगर कहें कि भाई सेक्युलर तो मेंशन है प्रीएम्बल में, पर ये भी साथ ही साथ मेंशन है कि भाई जब जो प्रीएम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है, तो वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है। तो कोई भी इसका प्रोविजन हम इस बेसिस पे लेके नहीं जा सकते कि भाई इसको एनफोर्स मतलब ये इसको कि उसके मतलब उसको अपील लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। अब क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? हाँ, यस, प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि प्रीएम्बल क्योंकि जैसे केशवानंद भारती केस हुआ उसमें ये जजमेंट आया कि भाई इसको एज अ पार्ट इसको प्रीएम्बल को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो अगर ये भाई पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो अंडर आर्टिकल 368 यानी कि आर्टिकल 368 के तहत इसको अमेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 368 में क्या मेंशन है? इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम कोई भी बिल है, कोई भी लॉ है, उसको किस तरह से अमेंड करना है, कि हम कैसे, जैसे सिटीजनशिप कोई भी एक्ट है, ठीक है, तो उसको हम कैसे हम
अमेंड करेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या मेजॉरिटी चाहिएगी, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी, ये आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में बताता है। तो अगर हम अभी तक देखें तो जो प्रियम्बल है उसको सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, उसके थ्रू इसको एक बार ही अमेंड किया गया है। तो जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू इसमें 3 टर्म्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इन 3 टर्म्स को इसमें ऐड किया गया। जैसे सोशलिस्ट और सेक्युलर हैं, इसको सोवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में ऐड किया गया, ठीक है। और जो यूनिटी ऑफ नेशन है उसको यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के साथ चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है वो कैसा है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो हम इन टर्म्स को एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे सोवरेन है, सोवरेन का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट, यानी कि जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, वो चाहे तो अपने इंटरनल एक्सटर्नल मैटर वो खुद ही वो कंडक्ट कर सकता है, अपने आप डिसाइड कर सकता है क्या लॉज उसको बनाने हैं, क्या कैसे अपना पॉलिसीज़ उसको बनानी हैं, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। और अब जैसे कि इंडिया सोवरेन स्टेट है तो वो खुद से डिसाइड कर सकता है उसको कुछ फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करनी है या अपनी कुछ पार्ट अपनी टेरिटरी का किसी फॉरेन स्टेट को देना है, तो इसके लिए इंडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो खुद से अपने डिसीजन ले सकता है। जैसे कई बार बोलते हैं कि यूएन एक अथॉरिटी है सब स्टेट्स के ऊपर, सब कंट्रीज़ के ऊपर, नहीं, सब फ्री हैं, ठीक है, मतलब सब जैसे इंडिया फ्री है तो वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे नेक्स्ट यहाँ पे कि जो नेचर इंडियन स्टेट का बताया गया है वो है सोशलिस्ट नेचर। तो हम सबसे पहले देखते हैं सोशलिज्म के बारे में। तो सोशलिज्म होता क्या है, ठीक है। सोशलिज्म का मतलब है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि जो वेल्थ है वो सबके हाथों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, पूरी सोसाइटी के हाथ में, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, सोशलिस्ट वर्ड को। अब जो इंडिया का जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है, और जो इंडियन सोशलिज्म है वो मार्क्सिज्म और गांधीज्म जो सोशलिज्म है उन दोनों का मिक्स है, और ज़्यादातर ये गांधीयन सोशलिज्म की तरफ बेंड है, ठीक है। जैसे जो सोशलिज्म है वो 2 टाइप का है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि कोई भी मिक्स्ड इकॉनमी की बात करता है ये, यानी कि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें पब्लिक हैं तो कुछ प्राइवेट भी हैं, जैसे अभी रेलवे को प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, इसमें क्या होता है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ठीक है, उनका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, स्टेट के अंडर होते हैं वो, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है सेक्युलर, ठीक है, इसको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। तो सेक्युलर मतलब क्या होता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है इंडिया, यानी कि यहाँ पे जितने भी धर्म है अलग अलग, इंडिया में जैसे बहुत सारे धर्म हैं, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, पारसीज भी हैं, सिख भी हैं, तो यहाँ पे क्या है, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया गया है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब इक्वल रखे गए हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो सेक्युलरिज्म का जो उसमें कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव है, यानी कि ये बोलता है कि जैसे हमारी कंट्री में जितने भी रिलीजन हैं
तो वो उनकी स्ट्रेंथ को नहीं देखता कि कौन सा ज़्यादा है, हिंदू ज़्यादा हैं कि मुस्लिम ज़्यादा हैं, नहीं, ये उनके स्ट्रेंथ को ना देखकर ये सबको सेम स्टेटस, सबको सेम सपोर्ट मिलता है स्टेट से, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट मतलब ऐसे नहीं है कि किसी एक रिलीजन को ज़्यादा फेवर करेगी, दूसरे को नहीं करेगी, ठीक है। जैसे हमें सेक्युलर नेचर है जो पता चलता है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है, हमें फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, जो कि आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है, ठीक है। तो ये सेक्युलर नेचर दिखाते हैं स्टेट का। इसके अलावा फिर है इंडिया, जो इंडियन स्टेट है वो डेमोक्रेटिक है, मतलब यहाँ पे जो पूरी पावर है वो लोगों के हाथों में है, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पूरी जो पावर होती है वो जो वहाँ के जो कंट्री के सिटीजन्स होते हैं उनके हाथों में होती है, ठीक है। तो अगर जैसे इंडिया में जो जैसे डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो दो टाइप की होती है, इनडायरेक्ट भी होती है और डायरेक्ट भी होती है, ठीक है। अब जैसे हम डेमोक्रेटिक का हम जो हमारे प्रियम्बल में यूज़ किया गया है उसकी वो बहुत ही ब्रॉडर सेंस में यूज़ किया गया है। इसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी आती है, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी, मतलब DPSPs के थ्रू, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हम इनमें देखते हैं, एक बार डिफरेंस देखते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पूरी की पूरी पावर है ना, सुप्रीम पावर, वो लोग मतलब डायरेक्टली लोगों के हाथों में होती है, ठीक है। वो डायरेक्टली अपनी सुप्रीम मतलब अपनी पावर को डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं। तो उनके लिए कुछ 4 डिवाइसेस भी हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट, ठीक है। इसके अलावा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, जैसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है। जैसे हम वोट देने जाते हैं, हम किसी एक को विनर बनाते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इलेक्टेड बाय द पीपल, और फिर वो मतलब अपना गवर्नमेंट बनाते हैं, और फिर वो सारा जो भी फिर उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, ठीक है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। तो जो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, ये 2 टाइप की होती है, ये पार्लियामेंट्री भी होती है, ये प्रेसिडेंशियल भी होती है, ठीक है। जैसे कि इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब क्या हो गया कि जैसे एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि कैबिनेट है, ठीक है, उन्होंने कुछ भी लॉज वगैरह इन सब से सबके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के लिए को, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में हम डिस्कस भी करेंगे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ गया अगेंस्ट द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट हटा दिया, ठीक है। तो ये क्या है कि बेसिकली जो ये गवर्नमेंट है ना, ये पूरी पार्लियामेंट के लिए को रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो पार्ट है, जो कैबिनेट वाला पार्ट है, वो एग्जीक्यूटिव पार्ट है। जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि जो 18 अब जो वोट दे सकते हैं, पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं इंडियन पॉलिटी के, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक कैरेक्टर बताते हैं इंडियन पॉलिटी का। अब हम रिपब्लिक की बात करते हैं। रिपब्लिक का मतलब, जैसे जो हम बात कर रहे थे डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, मतलब लोगों के हाथ में है सब कुछ, अब वो भी उसको भी हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज मतलब देख सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है मोनार्की, एक होता है रिपब्लिक। मोनार्की जैसे कि ब्रिटेन में है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट की जो पोजीशन है वो हेरिडिटरी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, क्वीन होती है। और इसके अलावा हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, वो होता है PM होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। अब रिपब्लिक में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट है, उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ एक
फिक्स टाइम के लिए लोग इलेक्ट करते हैं, इलेक्शंस के थ्रू होता है। जैसे कि डायरेक्टली तो यूएसए में होता है, ठीक है। अब हमारे जो इंडिया में होता है हेड ऑफ स्टेट, वो होता है प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया में रिपब्लिक का मतलब क्या है कि इलेक्टेड हेड है जो कि प्रेसिडेंट है, 5 साल के लिए उनको इलेक्ट किया गया है इनडायरेक्टली, ठीक है। अब रिपब्लिक का मतलब 2 मतलब होते हैं, तो मतलब ये 2 चीज़ों को का एक तरह से इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक तो होता है कि ये बताता है पॉलिटिकल सोवरेनिटी है लोगों को, ठीक है, यानी कि एक इंडिविजुअल, जैसे किंग के हाथ में ही सब पावर नहीं है, एक इंडिविजुअल के हाथ में पावर नहीं है, ठीक है। यानी अब सेकंड है कि किसी भी एक क्लास को कोई प्रिविलेज नहीं दिए गए हैं, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। तो जो भी पब्लिक ऑफिसेज हैं, ठीक है, वो सभी जो इंडियन सिटीजन्स हैं सबके लिए ओपन है, उनके मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है किसी के भी साथ में। अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब जैसे जस्टिस की अगर हम बात करें, जस्टिस के 3 फॉर्म्स हैं, एक तो सोशल जस्टिस होता है, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। हमारे प्रियम्बल में 3 टाइप के जस्टिस का बोला गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। इनको कहाँ से कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाता है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के थ्रू, ठीक है। जो हमने आइडियल्स हैं, जो ये जस्टिस का जो आइडिया है, ये हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है, ठीक है। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि किसी के साथ भी कोई भी सोशल डिस्टिंक्शन नहीं होगा, ना ही कास्ट के बेसिस पे, ना ही कलर के बेसिस पे, ना ही किसी रेस के बेसिस पे, ना रिलीजन के बेसिस पे, ना सेक्स के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होगा। सब लोग इक्वल हैं इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। जैसे कि अगर और उसके अलावा जैसे जो सेक्शंस हैं, जैसे कि कुछ एससीज हैं, एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, विमेंस हैं, इनकी कंडीशन के इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सोशल जस्टिस। इसके अलावा इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि किसी भी मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब कि किसी भी इनकम के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, वेल्थ के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यानी कि जैसे कि अगर हम जैसे मुकेश अंबानी हैं, ठीक है, वैसे ही एक कोई भी गरीब होगा इंडिया का, वो भी सेम उसको राइट्स मिलेंगे जैसे कि मुकेश अंबानी को मिले हुए हैं, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन होता है सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस का, उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। अब उसके अलावा हम पॉलिटिकल जस्टिस की अगर हम बात करें, ठीक है, हमने देखा सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, तो पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है कि ये सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देता है, मतलब कि राइट ऑफ वोट फॉर 18 अबव, ठीक है। नाउ इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेस, कोई भी इलेक्शन में जाके खड़ा हो सकता है ना, बस कुछ प्रोविजंस मेंशन हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वो उसको फुलफिल करने होते हैं, कुछ टर्म्स कंडीशंस दी हुई हैं, उसके बाद वो जाके मतलब इलेक्शन में वो खड़ा हो सकता है, ठीक है। अब इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, मतलब जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द फार्म लॉ, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ पसंद नहीं आता, गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी में कुछ कमी लगती है, तो वो अपनी वॉइस रेज कर सकता है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। तो ये थे जस्टिस। अब हम लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी का मतलब है जैसे कि कैसे है कि यहाँ पे ना कुछ एक्टिविटीज़ पे तो रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ठीक है, और कुछ मतलब एट द सेम टाइम कुछ मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए कि इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर कोई
पर्सन है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली उस पर रेस्ट्रिक्शंस होंगी, ठीक है, ऑब्वियसली उसको रोका जाएगा। लेकिन कोई आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, ठीक है। कोई किसी भी बेसिस पे, मतलब कोई भी हम देखें कि सेक्स, रिलीजन वगैरह किसी के बेसिस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस उस पर नहीं लगाई जाएंगी, उसको इक्वल सब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है, ठीक है। अब हम इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी का मतलब है कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस का ना होना, किसी भी एक सोसाइटी के किसी एक सेक्शन को ज़्यादा प्रिविलेजेस दे दिए, किसी को कम दे दिए, तो ऐसा ना हो के सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना होना, किसी भी स्टेटस के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। तो 3 डायमेंशंस है इक्वलिटी के भी, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो जैसे हम सिविक इक्वलिटी की बात करते हैं तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ, जैसे राइट टू इक्वलिटी वाला जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18, ठीक है, ये हम फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी सिविक एंड इक्वलिटीज़ को इंश्योर करते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सब लॉ के लिए सब कानून के नज़र में सब इक्वल हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन की किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। कोई भी आर्टिकल 17 कहता है कि किसी के साथ कोई अनटचेबिलिटी को ये ख़त्म किया जाता है, इससे ख़त्म किया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 18 कोई भी स्पेशल टाइटल किसी को नहीं मिलेगा, अबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब जैसे पहले के ज़माने में होते थे ना राजा, ठाकुर और ये वाले जो टाइटल्स हैं इनको हटा दिया गया था। फिर अब पॉलिटिकल इक्वलिटी की अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो पॉलिटिकल इक्वलिटी की मतलब है कि कोई भी पर्सन है, तो जैसे कोई भी पर्सन है उसको रिलीजन और रेस और कास्ट के बेसिस पे उसको नहीं रोका जाएगा इलेक्शंस में पार्ट लेने से, मतलब वोट देने से, ये आर्टिकल 325 कहता है, ठीक है। उसके अलावा जो इलेक्शंस होंगे लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज़ के, वो अडल्ट सफरेज, मतलब कि जैसे कि 18 और उसके अबव जो हैं वो वोट दे सकते हैं, उस बेसिस पे इलेक्शंस होंगे, ये आर्टिकल 326 कहता है। अब इकोनॉमिक इक्वलिटी का अगर हम देखें तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे, जो आर्टिकल 39 वो बताता है कि, तो आर्टिकल 39 बताता है कि सबको इक्वली, जितने भी जैसे मैन वुमेन जो भी हैं उनको एक राइट टू एन एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि सबको जो काम के जो अपॉर्चुनिटी है, वर्क की जो अपॉर्चुनिटी है काम करने की, सबको सेम प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी मैन वुमेन के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, उनको इक्वल पे दी जाएगी, ठीक है। तो ये था इक्वलिटी। अब हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। जैसे कि हमारे आर्टिकल 51B में भी 51A में भी मेंशन है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो भी फ्रेटर्निटी के लिए बात करता है कि सबको मतलब कि सबको ब्रदरहुड मेंटेन करके रखना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब हर एक इंडियन सिटीजन्स के लिए कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं कि जो उनको करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी का मतलब 2 चीज़ें एश्योर करता है, एक तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। डिग्निटी मतलब सबका सम्मान, सबका मेंटेन करके रखना है औरतों की, मतलब ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में भी मेंशन है कि विमेन की डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है।
अब इसके अलावा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब कि जैसे क्या है, इंडिया क्या है, यूनियन है स्टेट्स का, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स मिलके एक इंडिया पूरा कंट्री बनता है, ठीक है। तो ये किसी को राइट नहीं है किसी भी स्टेट को कि कास्ट मतलब कि ऐसे पूरे इस यूनियन से बाहर निकलने का किसी को राइट नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ भाई फ्रेटर्निटी मेंशन है, ठीक है, ये प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फ्रेटर्निटी मेंशन है, नहीं, फ्रेटर्निटी ना मेंशन करके होके इंटीग्रिटी को ऐड किया गया है, ठीक है। इंटीग्रिटी को 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंटीग्रिटी को ऐड किया गया है, ना कि फ्रेटर्निटी को, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा हम उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं प्रीलिम्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कहाँ पे मेंशन है, प्रीएम्बल में मेंशन है, ये हमने देखा था बारबरी जो केस था उसमें बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बोडिड in the preamble of the constitution, liberty of thought, economic liberty, liberty of expression, liberty of belief, तो वो है economic liberty, okay। इसके अलावा economic justice, the objective of constitution has been as one of the Indian provided, तो ये कहाँ पे provided है, ठीक है, preamble and fundamental rights, preamble and directive principles of state policy, fundamental rights and directives principle of state policy and none of the above, so ये मेंशन है, तो इसका आंसर है बी, ठीक है, preamble and the directive principles of state policy, ओके। सो इस लेक्चर में हमने preamble के बारे में देखा था कि वो एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की डेट मेंशन है, सोर्स के बारे में मेंशन है, उसके अलावा नेचर इंडियन स्टेट का मेंशन है, और उसमें ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है। फिर इन ऑब्जेक्टिव्स और नेचर जो है इसको हमने डिस्कस किया था, ओके। सो थैंक यू।